हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप? देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में। भारत की अपनी भौगोलिक स्थिति और विशेषताओं के कारण अनेक प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है, जैसे चक्रवात, सूखा, बाढ़, भूकंप, आग, भूस्खलन, हिमस्खलन इत्यादि। अब हम लोग बात करेंगे आपदा क्या होती है। देखो, आपदा वह घटना होती है जो समाज के सामान्य जीवन के लिए अचानक त्रासदी का कारण बनती है और ये संपत्ति और जनजीवन को इस हद तक नुकसान पहुंचाती है कि उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक तंत्र भी समान स्थिति बहाल करने के लिए अपर्याप्त साबित होता है। आपदा के कारण जन सामान्य को, संपत्ति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जन सामान्य में जैसे मृत्यु हो जाती है, चोट लग जाती है, बीमारी हो जाती है, संपत्ति को नुकसान हो जाता है, जीव को नुकसान होता है, वनस्पति को नुकसान होता है ना। अब बात करते हैं आपदा के प्रकार। आपदा कितने प्रकार की होती है? देखो, सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक आपदा की, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, तूफान, ज्वालामुखी, आग, है ना। ये सब क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मानव जनित आपदाएं, जैसे परमाणु आपदाएं, रासायनिक आपदाएं, जैविक आपदाएं, महामारी, प्रदूषण, वनों की कटाई, दुर्घटना जैसे रेल दुर्घटना हो जाती है या समुद्र में दुर्घटना हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, ये सब मानव जनित आपदाएं हैं। अब आपदा स्थितियों को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि ये इस वर्गीकृत जो किया गया है इसको, ये आपदा अधिनियम 2005 में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है ना। जैसे लेवल 1 में तो ये आपदा का वह स्तर है जिसमें जिला स्तर पर क्षमताओं और संसाधनों के भीतर प्रबंधित किया जा सकता है। हालांकि राज्य के अधिकारी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। कुल मिला के बात ये है कि ये जो आपदा होगी वह जिला स्तर पर होगी, और अगर मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया तो राज्य इसे कंट्रोल कर सकता है। लेवल 2 की बात करें तो ये आपदा का वो स्तर है जिसके लिए राज्य स्तर पर संसाधनों की सहायता और सक्रिय जुटान और आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर की एजेंसियों की तैनाती की आवश्यकता होती है। राज्य द्वारा आवश्यक होने पर तत्काल तैनाती के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए। मतलब ये आपदा का स्तर राज्य स्तर पे होता है, और अगर ज़्यादा हो गया, अगर भयावह हो गया, तो केंद्र एजेंसियां जो हैं वो तैयार रहती हैं मदद के लिए। फिर ये तीसरा लेवल जो होता है, ये तो काफ़ी भयावह स्थिति होती है जो राज्य और जिला के अधिकारियों को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं आपदा के चरण के बारे में। देखो, प्रथम चरण यानी आपदा से पूर्व आपदा न्यूनीकरण, ये वह समय होता है जब संभावित खतरों के जोखिम और खामियों को आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे संकट कम करने और रोकने हेतु वास्तविक घटना की तैयारी करना। फिर द्वितीय चरण यानी आपदा के समय प्रतिक्रिया। अब आपदा आ गई, अब क्या करना है? तो प्रभावित लोगों की सहायता करना, नुकसान को कम करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। कुछ प्राथमिक गतिविधियां जैसे निकासी, खोज और बचाव, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, दवाएं। फिर तृतीय चरण यानी आपदा के बाद यानी आपदा के उपरांत बहाली, जब जोखिम और भविष्य के खतरों को कम करते हुए शीघ्र समान हालात बहाली के प्रयास किए जाते हैं। इस चरण में 3R के अति व्यापन चरण शामिल है। राहत, ये आपदा के तुरंत बाद का समय है जब प्रभावितों की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। पुनर्वास, दीर्घकालीन बहाली में सहायता के लिए इसमें अंतरिम उपाय के तौर पर अस्थायी सार्वजनिक उपयोगिताओं और आवास के प्रावधान को शामिल किया जाता है। तीसरा चरण जो होता है पुनः निर्माण, यानी कि सतत आजीविका के लिए क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं निवास का निर्माण भी शामिल है। मतलब जो ढांचा टूट गया है, जो चीज़ें खत्म हो चुकी थी, उसको फिर से जो है पुनर्निर्माण उसका किया जाएगा। फिर एक शब्द आता है शमन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएसआई में, शमन की परिभाषा की शमन क्या होता है? तो शमन का मतलब है खतरों और संबंधित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों की कमी से है। शमन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं आती हैं। पहला, आपदा के प्रभावों को कम करने के उपाय, आपदा से होने वाले खतरों को रोकने के प्रयास, जोखिम को कम करने या बचने के लिए लंबी अवधि के उपायों पर केंद्रित होना, एक समाज पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए यह आपदा से पूर्व की अग्रिम कार्यवाही है।
है ना। तो शमन की आपको कुल मिला के यहाँ पे परिभाषा याद रखनी है कि शमन क्या होता है। तो शमन का मतलब खतरों और संबंधित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों की कमी से है। अब देखो, आपदा के प्रभावों को रोकने, कम करने, त्वरित कार्यवाही के लिए 26 दिसंबर 2005 को सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम NDMA 2005 लागू किया। अब इस अधिनियम की जो प्रमुख बातें हैं वो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, ये अधिनियम भारत की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की स्थापना का आह्वान करता है। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य हो सकते हैं और सदस्य जो होंगे वो अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था UPSI 2016 में कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। NDMA के कार्य क्या क्या होते हैं? आपदा प्रबंधन की नीतियां तैयार करना, राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना, राष्ट्रीय योजना के अनुरूप केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा तैनात योजनाओं को स्वीकृत करना, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हेतु राज्य योजना के लिए पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश तैयार करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को चलाने के लिए व्यापक नीतियां एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना। ये किसके कार्य हैं? ये NDMA के कार्य हैं। हो सकता है आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें, 3-4 ऑप्शंस देखिए कि इसमें NDMA के कार्य क्या हो सकते हैं या क्या हैं। अब बात करते हैं धारा 8। तो इसके तहत अधिनियम केंद्र सरकार को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC के गठन का आदेश देता है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय गृह सचिव। केंद्रीय गृह सचिव के अलावा गृह, कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, वित्त, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य, बिजली, ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास और जल संसाधन मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों से बना है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष NEC के अध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय गृह सचिव होंगे। और ये बाकी जितने विभाग हैं इनके सचिव स्तर के अधिकारियों से बना है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी करने और वार्षिक रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदारी होगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NEC का कार्य क्या होगा, तो आपको जवाब देना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी करने और वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा करना ये इसका कार्य होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट, अधिनियम की धारा 14 के तहत सभी राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA स्थापित करना अनिवार्य है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री, और इसमें प्लस 8 लोग हो सकते हैं। अब देखो केंद्र वाले में जो सेंट्रल वाला था, सेंट्रल वाले में कितने लोग? 10 लोग होते थे, एक PM प्लस 9 अन्य सदस्य। यहाँ पे 1 लोग कम हो गए, यहाँ पे CM प्लस 8 सदस्य होंगे। ठीक है, फिर इसका भी राज्य कार्यान्वयन समिति या राज्य कार्यकारी समिति बनेगा। इसका राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी करना और राष्ट्रीय योजना को लागू करने के प्रति जिम्मेदार होगा। अब देखो इस अधिनियम का अगला पॉइंट, इस अधिनियम की धारा 25 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब DDMA को स्थापित करने का निर्देश भी देता है। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या जिले का उपायुक्त, ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे और उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष होंगे और एक अध्यक्ष सहित कुल 8 लोग होंगे। मतलब इसमें यहाँ भी टोटल जो है कितने लोग बन रहे हैं? 9 लोग बन रहे हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और प्लस 6 अन्य लोग, मतलब इस तरह से कुल मिला के 9 लोग बन रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद अधिनियम की अध्याय 8, यहाँ धारा नहीं है, अध्याय 8 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी NDRF फोर्स के गठन का प्रावधान करता है। 2006 में 8 बटालियन BSF, CIPF, CRPF, ITBP, CISF प्रत्येक से 2-2 बटालियन के साथ NDRF का गठन किया गया। ये बल सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं का सामना करने के लिए बनाया गया है। कौन सा? NDRF। फिर इस अधिनियम का एक अन्य पॉइंट है, इस अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष तथा राज्य और जिला स्तर पर राष्ट्रीय आपदा शमन कोष का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ये कि यहाँ पे है, अध्याय 7 में है। ठीक है, अध्याय 7 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का जो है गठन किया गया है। इसका कार्य आपदा रोकथाम और तैयारियों के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करके डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बनाना है।
इसका कार्य क्या है? आपदा रोकथाम और तैयारियों के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करके डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बनाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और नीति प्रतिपालन के लिए नोडल जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कैसी जिम्मेदारियां? नोडल जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी एनडीएमपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी। देश में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व स्तर पर प्रचारित दृष्टिकोण, विशेष रूप से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सदैई फ्रेमवर्क 2015-2030 के अनुरूप है। ये एक गैर बाध्यकारी समझौता है जिस पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र स्वैच्छिक आधार पर पालन करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किसके अनुरूप बनाई गई है? तो आपको आंसर होगा सदैई फ्रेमवर्क 2015-2030 के अनुरूप बनाई गई है। और इसको एक गैर बाध्यकारी समझौता, इसको मानो चाहे ना मानो, लेकिन उस हिसाब से बनाया गया है। अब सदैई फ्रेमवर्क के तहत 4 कार्यवाही की 4 प्राथमिकताएं हैं। अब इन प्राथमिकताओं को बस एक बार पढ़ लो, याद करने की जरूरत नहीं है। आपदा जोखिम को समझना, इसके अलावा है आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आपदा जोखिम का प्रबंधन करना, लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम में कमी लाने में निवेश, पूर्व स्थिति को बहाल करने, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में प्रभावी अनुक्रिया और बिल्ड बैंक बेटर के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसकी प्राथमिकताएं हैं। अब यहाँ से देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि आपदा प्रबंधन का समग्र समन्वय गृह मंत्रालय के साथ निहित है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा, तो आपको उसका आंसर लगाना है गृह मंत्रालय। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी CCS, इसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? NCMC के कैबिनेट सचिव। ठीक है, ये दोनों जो समितियां हैं ये शीर्ष स्तरीय निर्णय लेने वाली प्रमुख समितियां। कैसी समितियां? शीर्ष स्तरीय निर्णय लेने वाली प्रमुख समितियां। कौन कौन सी? सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब एक महत्वपूर्ण घटना आपको पता ही होगी, उत्तराखंड त्रासदी के बारे में, जो 16 से 18 जून 2016 में हुई थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान जो वहाँ पे चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन राहत, और भारतीय सेना ने मतलब आर्मी ने जो बचाव अभियान वहाँ पे चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन सूर्यहोप। तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई अन्य क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।